अच्छा सर, कंटिन्यूइंग फ्रॉम आवर प्रीवियस सेशन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेगमेंट रिपोर्टिंग ज़रूरी क्यों है और कौन सी कंपनीज़ पे जो है ये जो स्टैंडर्ड है ये एप्लीकेबल है, कि सर क्या हर सेगमेंट को जो है आपने रिपोर्ट करना ज़रूरी है? क्या हर सेगमेंट के हवाले से आपने अपने यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम डेफिनेशन की बेसिस पर बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कंप्लायंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है ये भी शायद जो है वो सेगमेंट की डेफिनेशन में किसी न किसी तरीके से फॉलो कर सकता है। तो सर अगर एक बैंक है जो लेट से 50 सेगमेंट्स में 50 फंक्शंस में ऑपरेट करता है, तो क्या हर फंक्शन के हवाले से जो है हमें डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है? तो द आंसर इज़ नो। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखें आपने दो फिल्टर्स लगाने। सबसे पहले तो आपने सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, चलें अच्छी बात है। अब आप इस सेगमेंट में से फिल्टर आउट करें कि कौन से सेगमेंट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं, कौन से सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जामिनर इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन भी पूछता है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी देता है सवालात में, कि सर कोई भी सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट उस वक्त होगा जब इसमें ये तीनों बातें। नंबर वन, वो रेवेन्यू सेंटर होगा। रेवेन्यू सेंटर का मतलब ये है जिसको हम आम फहम ज़बान में बोलते हैं कमाऊ बूथ। इसका मतलब ये है कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट वो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन से वैसे ही निकल गए क्योंकि दे आर द कॉस्ट सेंटर्स। याद रखें किसी भी कंपनी में दो किस्म के सेंटर्स होते हैं ना, कॉस्ट सेंटर जो कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं, दे आर नॉट अर्निंग एनी रेवेन्यू राइट फॉर द कंपनी, एंड रेवेन्यू सेंटर्स जो एक्चुअली बिजनेस को कमा के दे, कंपनी को कमा के दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, दीज आर द कॉस्ट सेंटर्स, दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फॉर द कंपनी। सही है ना, बट उनका होना भी ज़रूरी है एज अ सपोर्ट फंक्शन। बट आपका जो कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, आपका जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग हो गया, दे आर द रेवेन्यू सेंटर्स, दे एक्चुअली अर्न द रेवेन्यू फॉर द कंपनी। सही है, फॉर द बैंक, अगर मैं बैंक की एग्जाम्पल में। तो सर फॉर क्लासिफाइंग एनी सेगमेंट एज ऑपरेटिंग, नंबर वन इट शुड बी अ रेवेन्यू सेंटर। सही है, कमाऊ पूत होना चाहिए। नंबर टू, रिजल्ट्स रिव्यूड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। उस सेगमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर जो है सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू करती है। सर क्या मतलब? सर कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो रेवेन्यू तो जनरेट करते हैं बट उनका रेवेन्यू ओवरऑल कंपनी के सिनेरियो में बड़ा नॉमिनल होता है। जैसे मैं अगर अपनी एक्स कंपनी की बात करूं जहां आई वाज एक्चुअली सर्विंग एज अ सीएफओ इन कंपनी सेक्रेटरी, तो वहाँ जो है हमारी एक दो प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने किराए पे दी हुई थी। अब उससे जो टोटल किराया आता था पूरे साल का, दैट यूज टू बी 1.5 मिलियन। और फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रॉफिट है वो शायद जो है लेट से हमारा जो रेवेन्यू है वो शायद 150 या 200 मिलियन अगर था ओवरऑल बेसिस पे, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सही है ना, तो उस सिनेरियो में तो शायद ये जो रेवेन्यू है ये तो कुछ भी नहीं है, शायद ये 1% है या 1.5% है। और अगर आप प्रॉफिट और बढ़ा लें से मेक इट 1 बिलियन, तो ये शायद 0 पॉइंट समथिंग % होगा। तो मैनेजमेंट जो है इतना फोकस भी उस पर नहीं करती थी कि यार चलो एक लगा बंदा आ रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन। सही है कि भाई मैनेजमेंट अगर तो उस रेवेन्यू सेंटर पे फोकस कर रही है रेगुलर बेसिस पे, बाकायदा जो है पीरियोडिक बेसिस पर उसके रिजल्ट्स रिव्यू हो रहे हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ यार ये ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। और नंबर 3, सेपरेट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। उस सेगमेंट की आपकी सेपरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल हो, जिसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि भाई आपका जो जीएल हर प्रोडक्ट के लिए, हर सेगमेंट के लिए ना बाकायदा जीएल्स खुले हुए होते हैं। तो बाकायदा उस प्रोडक्ट के लिए, उस सेगमेंट के लिए अलग से सिस्टम में जीएल कोड खुला हुआ। ऐसा नहीं हो कि आपके 2-3 सेगमेंट्स को मिलाकर आपने एक ही जीएल बना हुआ है, सबका रेवेन्यू सबका कॉस्ट आप एक ही जगह हिट कर रहे हो, अलग से उसका सेपरेट जीएल खुला हुआ। अगर तो ये तीनों बातें हैं किसी भी सेगमेंट में, तो यू वुड कॉल दैट सेगमेंट एज ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट को जो है वो रिपोर्ट करना है? नो नो नो, द आंसर इज नो। अब स्टैंडर्ड बोलता है यू नीड टू फिल्टर आउट फर्दर एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इनटू रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो सर अब ये रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? तो सर याद रखें रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट होना जरूरी है। तो नॉर्मली एग्जामिनर क्या करता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट और कंप्लायंस डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन देता है, बट आपको पता है दे कैन नेवर बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, रीजन बीइंग दे डोंट अर्न एनी रेवेन्यू। सो बाई डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट वो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है, तो रिपोर्टेबल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर कोई भी रिपोर्टेबल सेगमेंट उस वक्त रिपोर्ट होगा, उस वक्त रिपोर्टेबल कहलाएगा जब तो पहली बात वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो, एंड और उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा करता हो। उस सेगमेंट का रेवेन्यू, व्हेन आई एम सेइंग रेवेन्यू इट मींस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो टोटल कंपनी के रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा। लेट्स से कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 100 मिलियन,
और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो लेट से 5 मिलियन है, तो ये रिपोर्टेबल इस क्राइटेरिया की सेगमेंट रेवेन्यू की बेसिस पे रिपोर्टेबल नहीं कहलाएगा। सही है ना। बाकी जो दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया हिट हो जाता है तो वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ए बी सी हैं ये और के साथ है, तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया हिट हो जाए तो वो रिपोर्टेबल की डेफिनेशन में आ जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मैं ट्रेजरी की एग्जाम्पल दे रहा था, अगर 5 की जगह इसका जो है रेवेन्यू 10 या 10 से ज़्यादा होता तो देन अज्यूमिंग कंपनी का टोटल रेवेन्यू 100 मिलियन है तो देन इट वुड हैव बीन क्लासिफाइड एज रिपोर्टेबल। अच्छा, अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, स्टूडेंट बोलता है दूसरा देखो, जो सेगमेंट के एसेट्स हैं वो कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। सर लेट्स से कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 100 मिलियन, कॉर्पोरेट बैंकिंग के जो एसेट्स हैं वो है 20 मिलियन, तो सर क्या ये इस क्राइटेरिया बी की बेसिस पर जो है क्या ये रिपोर्टेबल कहलाएगा? जी सर बिल्कुल कहलाएगा। अच्छा सर, अगर बी वाला क्राइटेरिया भी पूरा नहीं होता तो आप सी पे जाओ। सी आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है। देखिए, सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस जो है ना वो एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड ने बचाया है। बेंचमार्क क्या है कि सर जितने भी प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स हैं ना, जो प्रॉफिट में सेगमेंट्स हैं, आप एक काम करो उनका टोटल लो, और जो लॉस में सेगमेंट्स हैं आप उनका टोटल लो, और दोनों में से देखो हायर ऑफ कौन सा है। जो भी हायर ऑफ हो उसको बेंचमार्क ले लो, और फिर आप उसका 10% लेंगे। उस बेंचमार्क के 10% या उससे ज़्यादा अगर किसी भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो फिर आप ये बोलेंगे कि सर ये रिपोर्टेबल है सी की बेसिस पर। एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेट से मेरे 10 सेगमेंट्स थे, उसमें से 6 जो है प्रॉफिट मेकिंग है, उनका जो प्रॉफिट था वो लेट से था टोटल 40, और जो लॉस मेकिंग सेगमेंट्स हैं 4, उनका जो लॉस था वो लेट से था 10। तो मुझे बताएं हायर ऑफ क्या है? ओबियसली 40, तो मैं 40 का 10% ले लेता हूँ विच इज़ 4। अब इंडिविजुअल सेगमेंट को आप देखेंगे कि उसका प्रॉफिट या लॉस एब्सोल्यूट टर्म्स में, साइन के साथ नहीं, कोई ये परेशान ना हो कि अच्छा यार ये 4 है तो अगर लेट से -6 है तो नहीं, आप साइन को हटा के देखेंगे अगर 4 से ज़्यादा है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल। अगर कोई सेगमेंट है, सही है, लेट से सेगमेंट ए है, उसका प्रॉफिट जो है वो लेट से 2 है तो ऑब्वियसली ये रिपोर्टेबल नहीं कहलाएगा। बी है, इसका लॉस जो है वो लेट से 6 है, सही है, चूंकि ये 4 से ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल। सी है, इसका प्रॉफिट है लेट से 10 तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा इस सी के क्राइटेरिया की बेसिस पर। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि कौन से सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना है, एंड फॉर क्लासिफाइंग एनी सेगमेंट एज रिपोर्टेबल क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो पूरे होने चाहिए। थैंक यू।